नोट्स दे दिए ना, सबको दे दिए? ठीक है, ओके। हाँ, आज नोट्स की वैसे जरूरत तो नहीं है, ठीक है, दे दिया ना आपने? हाँ, ओके। एक बार आप लोग सेटल हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। यस, आ जाइए। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने 12th को पार कर लिया। आपने स्कूल को पार लगा दिया। जो स्कूल के कितने 15 इयर्स वो आपने पार कर लिए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप सुबह थोड़ा सा लेट तक सो सकते हो। स्कूल में तो जनरली स्कूल का टाइम सुबह 7-7:30, आपका 8 बजे का स्कूल था। जनरली 7-7:30 बजे का टाइम होता है, तो उसके लिए पहले 6 o'clock या उससे भी पहले उठना होता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, छुट्टी स्कूल की होती नहीं थी। बारिश ज़्यादा भी हो तो अभी स्कूल की बस आई जाती थी नहीं। तो सबसे पहले तो वो सुबह जल्दी उठना, वो जो सितम आपने सहन किया है इतने सालों तक, वो अब जाके ख़त्म हो गया। अब आप हो सकता है आराम से थोड़ा लेट तक भी उठ सकते हो, ये अच्छी बात हो गई। और एक और अच्छी बात कि आप लोगों ने कॉमर्स का सबसे बेस्ट कोर्स चॉइस किया है, दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए का जो कोर्स है उसमें बिल्कुल आपको पता रहेगा कि 3 स्टेज होती है: फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, इंटर में 2 ग्रुप है, टोटल 6 सब्जेक्ट है, और फाइनल में 2 ग्रुप है, 3 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। आर्टिकलशिप होती है इंटरमीडिएट के बाद। जब आप इंटरमीडिएट को पास कर लोगे, हाँ, दोनों ग्रुप के बाद, इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप, अभी तो यही प्रोविजन है इंस्टीट्यूट का, इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप आप पास करोगे, उसके बाद में आपकी आर्टिकलशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और फिर सीए फाइनल के एग्जाम होते हैं। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सीए फाइनल, और फिर सीए, ठीक है। तो ये जो जर्नी है, जो जहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है, फाउंडेशन से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेज को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। सबसे अच्छी बात होती है कि आप फाउंडेशन को पहली बार में ही पास कर लो, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से फाउंडेशन के जो 4 सब्जेक्ट है उसको तैयार करना है। सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। स्पेसिफिकली उन सारे सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा अच्छा, वैसे सारे अच्छे हैं, बट सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट जो आगे बहुत काम आने वाला है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स फाउंडेशन में भी है, इंटरमीडिएट में भी है, और सीए फाइनल ईयर में भी है। आप कोर्स भी क्या कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकाउंटिंग का तो कोर्स होना ही है। तो हमारा कोर सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट्स। तो ये जो डेबिट क्रेडिट आपने 11 से आप जो समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज, ये सब आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स का जो कोर्स है, इसमें कुछ चैप्टर्स 11th के, कुछ चैप्टर 12th के, और कुछ चैप्टर बिल्कुल नए, जो ना तो आपने 11th में पढ़ा ना आपने 12th में पढ़ा। बट यहाँ जब मैं स्टार्ट करूँगा अकाउंट्स को पढ़ाना, तो मैं ये नहीं यहाँ पर मानूंगा कि आपने 11th में ये चैप्टर पढ़ रखा है या 12th में ये चैप्टर पढ़ रखा है।
मैं केवल इतना मानूंगा कि आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है। जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर अकाउंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, एक तरफ लाइबिलिटीज एक तरफ एसेट या जो भी फॉर्मेट है, आपको बेसिक पता है। इसके अलावा आपको चैप्टर के बारे में नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपका एक चैप्टर है डेप्रीसिएशन, ये आपने पढ़ रखा होगा 11th में भी। यहाँ पर क्या अलग अलग बोर्ड के हो सकते हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड का हो सकता है, कोई स्टेट बोर्ड का हो सकता है, जो भी है अलग अलग बोर्ड का हो सकता है। तो आई थिंक 11th जनरल होता है ना, हाँ सीबीएसई में डेप्रीसिएशन चैप्टर 11th में, राजस्थान बोर्ड में भी 11th में, ठीक है ओके। तो डेप्रीसिएशन का चैप्टर आपने 11th में पढ़ रखा होगा। बट जब मैं यहाँ पर फाउंडेशन की बारे में बात करता हूँ तो फाउंडेशन में भी डेप्रीसिएशन है, बट मैं ये मानकर आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा कि आपको डेप्रीसिएशन का चैप्टर एकदम आपके लिए नया है, आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आता, आप एकदम फ्रेश स्टूडेंट हो फॉर डेप्रीसिएशन। हम उसी को मानते हुए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हमें ऐसा पढ़ा दिया और हमें ऐसा पढ़ा दिया। अब हमें सीए के अकॉर्डिंगली कैसा पढ़ना है वैसी बात करेंगे, ठीक है। मेरे पड़ोस में एक लड़का था, उसका नाम था चतुर सिंह। नाम से चतुर था, काम से भी चतुर ही था। उसको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करना था। वो एक टीचर के पास पहुंच गया कि सर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, आपकी क्लास ज्वाइन करनी है। तो आप वैसे तो 2 महीने में सिखा देते हो, 2 महीने का कोर्स सिखा देते हो, और 2 महीने की आपकी फीस है 2000 रुपीज़। तो मुझे तो वैसे आती है, हम घर में सब जने इंग्लिश में ही बात करते हैं, मम्मी पापा दीदी भैया सब थैंक्स वेलकम गुड बैड ऐसा करते रहते हैं। तो हम बहुत कुछ घर में इंग्लिश बोलते रहते हैं। तो अब मुझे ज़्यादा नहीं सीखनी है, तो जो एक फ्रेश स्टूडेंट आता है उसको आप 2 महीने में एकदम तैयार कर देते हो और फीस 2000 रुपये लेते हो। तो मेरे को तो आती है, तो मेरे से तो आप कम ही फीस चार्ज करोगे। मैं हो सकता है मैं तो 1 महीने में सीख जाऊं, और 1000 रुपये फीस। क्या कहना है आपका? सर ने कहा बेटा ऐसा है, बेटा चतुर सिंह, कि तेरे को जो टाइम है वो 2 महीने नहीं लगेंगे। चतुर सिंह ने कहा मैंने तो कहा ही था कि बेटा मेरी बात तो सुन, तेरे को 2 महीने नहीं लगेंगे, तेरे को 4 महीने लगेंगे। चतुर सिंह ने कहा ऐसा कैसे हो गया, मेरे को तो कुछ आता है तो 4 महीने, जिसको कुछ नहीं आता वो 2 महीने, ऐसा कैसे? तो सर ने कहा कि बेटा जो तुझे आता है वो सब उल्टा सीधा आता है। तो पहले तो मैं 2 महीने में जो तुझको आता है उसको पूरा तेरे दिमाग से साफ करूंगा, फिर जो आना चाहिए वो 2 महीने में मैं तुझे सिखा दूंगा। तो 2 महीने 2 महीने 4 महीने लगेंगे। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे जने बैठे होंगे, हो सकता है उन्होंने कहा हमने डेप्रीसिएशन का चैप्टर 11th में छोड़ दिया था, किया ही नहीं। या कोई कहता है कि मैंने तो ये बैंक रिकंसिलेशन का चैप्टर है वो छोड़ दिया था, किए ही नहीं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ कि आपको वो चैप्टर नहीं आता, हम ऐसा मानते हुए ही सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हाँ आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है, जर्नल एंट्री आती है, लेजर आते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो पता है, इसके अकॉर्डिंगली हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स में सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम बहुत कुछ नहीं पढ़ने वाले, आज फर्स्ट डे, तो मैं आपको ज़्यादा आपके जुल्म नहीं करूँगा, थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे। फिर वैसे हर रोज़ हमारी जो क्लास होगी वो 1 आवर और 30 मिनट्स की होगी। तो आज की क्लास उतनी नहीं होगी, थोड़ी होगी, ठीक है। आज आपके पास अगर नोट्स नहीं भी है तो चलेगा, मगर आप फिर यहाँ से जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स कलेक्ट कर लेना,
और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसमें नोट्स काम आएंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो नोट्स है उसमें नोट्स में 3 पार्ट में दिए रखा है। एक तो समझाने वाला पार्ट दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है। फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं क्लास असाइनमेंट, मतलब वो क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन जो क्लास असाइनमेंट में दे रखे। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट, मतलब आपको वो क्वेश्चन आपके घर पे करने हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट। मैं आपको क्वेश्चन रोज यहाँ पर कराऊंगा और आपको घर पे भी प्रैक्टिस असाइनमेंट में से क्वेश्चन देता जाऊंगा, असाइन करता जाऊंगा, आपको क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करने। देखो ये जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ना, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स उतना ही अच्छा आपके तैयार होने वाला है। प्रैक्टिस जरूरी है अकाउंट्स के लिए, तो इसीलिए मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट में बहुत क्वेश्चन डाले। आपको जितनी यहाँ मेहनत करनी है उतनी घर पे भी करनी है। अगर आपने वो जो नोट्स मैंने दिया है, जो आपके पास है, बहुत सारे जनों के पास है वैसे तो, हाँ, जो मैंने आपको प्रैक्टिस का नोट्स, जो मैंने आपको नोट्स दिया है, अगर आपने उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम 80 मार्क्स तो आपके है ही, मैक्सिमम तो 100 होते ही है, हाँ उससे ज़्यादा तो कैसे होंगे। मिनिमम 80 मार्क्स तो है ही, उससे ज़्यादा आने के चांसेस पूरे हैं। 80 से कम नहीं आएंगे अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है तो, चैप्टर वाइज और हर चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस की है तो। फिर आपको फेल करने वाला कोई बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन हो गई तो बात अलग है, अदरवाइज आपके जोरदार मार्क्स आने वाले हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो 50 नंबर के लिए, हम 50 नंबर के लिए अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, हम 80 मार्क्स के लिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम 90 मार्क्स के लिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम 95 मार्क्स के लिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। मतलब अकाउंट्स में 50 नंबर तो बहुत, मतलब छोटे मार्क्स हो गए। हम यहाँ पर 90 मार्क्स के लिए तैयारी करेंगे, 100 में से 95 के लिए तैयारी करेंगे। 100 में से 100 भले ही नहीं आए, बट जितने ज़्यादा आ सके हम उसके लिए तैयारी करेंगे। और अकाउंट्स को इसके लिए भी पढ़ेंगे कि सीए बनने के बाद ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम आएगा, तो प्रैक्टिकली इसका यूज़ करना है, इसलिए भी हम अकाउंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा एक बात और मैं आपको कह दूं कि आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करना है। एक रजिस्टर होगा क्लास वर्क के लिए और एक रजिस्टर होगा प्रैक्टिस वर्क के लिए। प्रैक्टिस वर्क वाला रजिस्टर जो है वो आपको घर पे ही रखना है, जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है और वो रजिस्टर घर पे ही रखना है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है कि ये मैंने सॉल्व किया और इसमें ये पॉइंट है, तो प्रैक्टिस रजिस्टर उस समय साथ में लेकर आ सकते हो, अदरवाइज बैग का बोझ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको घर पे ही रखना है। ठीक है, अच्छा, हर क्वेश्चन क्लास का हो चाहे प्रैक्टिस का, उसके नीचे आंसर, उसके नेट आंसर दिए हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर मिला या नहीं मिला। करेक्ट। नोट्स में बहुत क्वेश्चन है, नोट्स में इतने क्वेश्चंस है कि अगर आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली तो मतलब हिट नंबर जाएंगे आपके। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अच्छा, टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहेंगे, हर 2-3 चैप्टर के बाद में हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो पता चलता रहेगा कि कितने मार्क्स हैं। टेस्ट में पास होने के लिए 40 नंबर को मत मानना कि 40 नंबर से ऊपर आ गई पास हो गए। आप मानना कि जब तक आपके 75% मार्क्स से ऊपर नहीं आते तब तक पास नहीं हुए। अगर ये क्राइटेरिया सेट करोगे तो फिर आपके सीए में जब फाइनली एग्ज़ाम दोगे इंस्टीट्यूट के, तो भी आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो आपको तैयारी डिस्टिंक्शन मार्क्स की करनी है, पासिंग मार्क्स की नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये भी है कि अकाउंट्स में अगर ज़्यादा मार्क्स आ गए तो इकोनॉमिक्स या लॉ या मैथ्स स्टेट्स, यहाँ पर कहीं पर कम मार्क्स भी आते हैं तो अकाउंट्स उसको कवर कर लेगा, क्योंकि एग्रीगेट तो 50% करना है ना, इसीलिए। तो स्टार्ट करें।
तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सिलेबस से कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको अकाउंट्स के कोर्स में दे रखे हैं। चलिए लिखिए आप लोग सिलेबस अकाउंट्स का। हाँ, नोट्स के अंदर तो दे ही रखे हैं, मगर अभी बहुत सारे जनों के पास नोट्स भी यहाँ पे नहीं है, तो मैं एक बार सिलेबस बता भी देता हूँ, ठीक है ना। लिख लोगे तो आपको थोड़ा ध्यान भी रहेगा कि ये चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो आपको दे रखा है वो है बेसिक अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1, बेसिक अकाउंटिंग। राइटिंग सबको समझ में आ रही है? अच्छी है? अच्छा, बेसिक अकाउंटिंग, करेक्ट ना। चलिए, जो बेसिक अकाउंटिंग है उसमें कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं। क्या क्या चैप्टर दे रखे हैं? बेसिक अकाउंटिंग में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला टॉपिक दे रखा है बेसिक अकाउंटिंग में, वो दे रखा है जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज। दूसरा दे रखा है लेजर। तीसरा टॉपिक दे रखा है ट्रायल बैलेंस। फोर्थ टॉपिक दे रखा है सब्सिडरी बुक्स। और फिफ्थ टॉपिक दे रखा है कैश बुक। ये 5 टॉपिक दे रखे हैं फर्स्ट चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग। ये सब कुछ आपने आई थिंक 11th में पढ़ा होगा। सेकंड चैप्टर आपको दे रखा है इसमें बैंक रिकंसिलेशन। बैंक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये आपको दे रखा है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपको दे रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आपको थर्ड चैप्टर दे रखा है। फोर्थ चैप्टर दे रखा है डेप्रीशिएशन। अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर के नाम लिखे हैं आई थिंक आप लोगों के 11th में थे। सारा बेसिक अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रीशिएशन। फिफ्थ चैप्टर इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं था। मैं अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो आई थिंक ये चैप्टर कोर्स में नहीं था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआर बीपी वाला चैप्टर नहीं था ना। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करूं तो वो है वैल्यूएशन ऑफ यानी कि इन्वेंट्री। चैप्टर का नाम जो दे रखा है वो है इन्वेंट्री। ये चैप्टर भी आप लोगों के 11th-12th का ही नहीं था। चैप्टर नंबर 7, इट इज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट जो आप बनाते हो, वो आपका 7th चैप्टर है। और ये भी चैप्टर आपके शायद 11th में था, है ना। नेक्स्ट चैप्टर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर भी आपके नहीं था।
नाइन्थ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी आपने नहीं पढ़ रखा। फिर मैं जो चैप्टर का नाम लिखूंगा बिल्कुल आप लोगों के चेहरे खिल उठेंगे, और वो है पार्टनरशिप। बिल्कुल, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग 12th में निपटा कर आए हो। पार्टनरशिप 12th में पूरी थी डिजोल्यूशन तक, तो यहां पर भी पूरी है। इंट्रोडक्शन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, और सबसे लास्ट में डिजोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इसमें था इंट्रोडक्शन, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर। 12th में था ना डिजोल्यूशन, डेथ ऑफ पार्टनर और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए, वैसे तो मैंने आपको क्या रखा है कि हम ये मानते हुए पढ़ेंगे कि आपको बेसिक के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, और सबसे लास्ट दैट इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। अच्छा, ये भी आपको चैप्टर देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि 12th में था, जस्ट अभी पढ़ के आए हो। सेकंड, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी था, यस ये भी था। इश्यू ऑफ डिबेंचर, देन इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर, ये नहीं था, बिल्कुल ये नहीं था। बोनस शेयर एंड राइट शेयर। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी नहीं था, नहीं ये नहीं था। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं था। चलिए आप तो लिख लीजिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और सबसे लास्ट में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये आपका है अकाउंटिंग का कोर्स। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो एकदम नया चैप्टर कौन सा बताए? एक तो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 5th। एक चैप्टर है 6 इन्वेंट्री। एक चैप्टर नंबर 8th नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 9th इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 4 चैप्टर ये हो गए। पार्टनरशिप तो पूरी थी। कंपनी अकाउंट्स में पहले 2 तो टॉपिक थे, मगर लास्ट जो 3 है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब कुछ नहीं थे। तो मेजर पार्ट जो है वो 11th-12th में कहीं था, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल नहीं थे। मगर मैं आपको बता दूं कि है तो वैसे 11th-12th जैसे ही ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना, वो है लेवल ऑफ क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड।
11th-12th में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था और फाउंडेशन में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसमें फ़र्क है। जैसे मैं बात बताऊं आपको, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फाइनल अकाउंट्स की, जो आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हो, तो उसमें 11th में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन सब के बारे में बहुत, अगर दे भी रखा हो तो बहुत थोड़ा दे रखा होगा, नहीं दे रखा था। हाँ, मगर अब यहाँ समझने पड़ेंगे। वहाँ तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन, ये 2-5 एडजस्टमेंट ही करने होते थे। बट यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट है। सेल्स ऑन अप्रूवल क्या होती है, उसका एडजस्टमेंट क्या करना है ना, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाओ, कैसे उसका सेटलमेंट करना है, कुछ गलतियाँ हो गई तो उसको कैसे सुधार, मतलब बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट है जो आपने 11th में कभी देखे ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने 11th में पढ़ रखा है या फिर मैंने 12th में पढ़ रखा है तो मैं कवर कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर एकदम वापस अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, भले ही आपने उसको 11th या 12th में पढ़ लिया है, क्योंकि लेवल का फ़र्क है, स्टैंडर्ड का फ़र्क है। अब आप थोड़ा ऊपर हो, आप समझ रहे हो, थोड़ा सुपीरियर हो, 12th की अकाउंटिंग से थोड़ा ऊपर हो, तो आपको अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट? तो अब हम यहाँ जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट से। कंपनी अकाउंट्स में टोटल 5 टॉपिक है। इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये 5 जो टॉपिक हैं, ये जो 5 चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स में, हम सबसे पहले इन 5 को ख़त्म करेंगे। उसमें से 3 तो बिल्कुल एकदम नए, 2 थोड़े बहुत पढ़े भी होंगे, मगर हमें तो एकदम पूरा नया पढ़ना है। ठीक है? कंपनी अकाउंट्स ख़त्म होने के बाद मे बी पॉसिबल कि हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करें, पार्टनरशिप को फिर कंप्लीट करेंगे। पहले कंपनी अकाउंट्स, ये जो 2 चैप्टर है ना, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स, ये मेन 2 बड़े चैप्टर हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 35 या हो सकता है 40 मार्क्स, है ना, हो सकता है कभी 2-4-5 नंबर ज़्यादा भी आ जाए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स थोड़ा बहुत अभी हो सकता है आपने 12th में भी पढ़ा होगा, तो और ज़्यादा अगर किसी के अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, और किसी के बिल्कुल अच्छे नहीं है तो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है ना? अच्छे तो होने ही है, बहुत अच्छे तो होने ही है, समझे आप? तो हम कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करने वाले, सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आप लोगों ने अपने रजिस्टर में ये सारा सिलेबस नोट कर ही लिया होगा, कर लिया आप नोट? लिख रहे हो? कहाँ लिख रहे हो? यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो अब हम कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करेंगे आज। आपको मैंने बता दिया कि आपको रोज क्या करना है। ये जो नोट्स आपको मिले हुए, आज वैसे नोट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास अगर नहीं है आज तो कोई बात नहीं, वो ऑफिस से कलेक्ट कर ले, बट कल से आपको साथ में नोट्स लेके आना है, रजिस्टर लेके आना है, पेन लेकर आना है। यहाँ ज़रूरत नहीं है कि आप 2 कलर के पेन काम लो, कि एक कलर से लाइन खींचो और एक कलर से, ऐसी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में तो वैसे आपको एक कलर, ब्लैक कलर के पेन से ही लिखना होता है, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, ब्लैक कलर के पेन से लिखो, है ना? तो यहाँ पर आपको रजिस्टर एकदम अच्छा मेंटेन करना है। अच्छा मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि ये बाद में सेल हो जाएगा। हाँ, अच्छा मेंटेन करने का मतलब है कि जब वापस रिवीजन करोगे तो थोड़ा आराम से रिवीजन कर पाओगे, आपको भी लगेगा हाँ मैंने साफ सुथरा लिखा हुआ होता है, तो वापस रिवीजन करने में अच्छा रहता है। ठीक है? अच्छा, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज ये भी बता दूंगा कि एग्जाम के टाइम, अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एग्जाम के टाइम पर कितने क्वेश्चन रिवाइज करो कि वो पूरे चैप्टर के सारे पॉइंट कवर हो जाए, वो भी वैसे तो नोट्स में भी लिखा हुआ है, बट फिर मैं भी आपको अलग से बता दूंगा
कि ये क्वेश्चन रिवाइज करने से आपका काम बन सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, आज ही हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप चैप्टर का नाम लिख लिए नेक्स्ट पेज पे, और वो है कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी अकाउंट्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इसको बहुत बार इशू ऑफ शेयर्स भी कहते हैं, इशू ऑफ शेयर्स भी इस चैप्टर को कह सकते हैं। कंपनी कितने मार्क्स की है? मतलब कंपनी और पार्टनरशिप मिलकर ऑलमोस्ट 35 to 40 मार्क्स। आप समझ लो पार्टनरशिप थोड़े से ज़्यादा 2-5 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, फिर भी कंपनी अकाउंट्स में भी आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन तो मिलेंगे। हाँ ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पेपर का पैटर्न कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग क्लास। मैं आपको बातें बताता जाऊंगा, ठीक है ना। ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सब कुछ हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे। जैसे जैसे क्लास चलेगी सब कुछ हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे है, क्या करना है, एग्जाम में पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चन करने हैं, हम ड्यूरिंग क्लास सब कुछ बातें धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, यस यस। चलिए, आप नाम लिखिए सबसे पहले चैप्टर का, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्या बोले? वो कह रहा है कि आप, हमें जो आता है वो आप कह ले क्या भुलाओ मैं। अरे वो तो बात, क्या बात कर रहा है, वो तो सीरियस हो गया उस बात पे। भाई ऐसा नहीं है, मैं पहले आपको क्या करूँगा, दिमाग से चैप्टर साफ करूँगा ऐसा? नहीं नहीं, वो एक बात कहने के लिए थी कि आपको मैं पूरा पढ़ूंगा चैप्टर। ऐसा नहीं है कि चलो इतना तो आता ही है आगे से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगा चैप्टर, ठीक है ना। तो चतुर सिंह के एग्जाम्पल पे मत जा। हाँ ठीक है, कि आप पहले हमें साफ करोगे जो आता है, फिर पूरा फ्रेश नया करोगे, ठीक है ना। ये इमोशनल हो गया, ठीक है। हाँ, इश्यू फॉर फ्यूचर मतलब तुम्हें ये चैप्टर आता है ऐसा? हाँ अभी 12th में पढ़ा है, कोई बात नहीं, आता है तो और अच्छा हो जाएगा, आता है तो और अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड का फर्क है, मतलब जो स्टैंडर्ड से आपने पढ़ा होगा उससे थोड़ा ऊपर का स्टैंडर्ड आपको देखने से मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। हर चैप्टर में नहीं, हो सकता है कुछ चैप्टर में आपको लगेगा कि हाँ अच्छा दे रखा है, ठीक है। हाँ तो आता है जो भूल मत जाना, वो तो चतुर सिंह का एग्जाम्पल था। इश्यू फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर क्या होता है पता है? अच्छा उससे भी पहले कंपनी पता है क्या होता है? हाँ सबको ही पता है, ठीक है। बिजनेस के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, और भी फॉर्मेट होते हैं, और भी फॉर्मेट होते हैं। अभी आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा भी होगा तो ये 3 मेन फॉर्मेट पढ़ा होगा। हाँ HUF भी होता है, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। कंपनी में कैपिटल को अरेंज करने के लिए, देखो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, है तो बिजनेस ना, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो तो बिजनेस ही है, पार्टनरशिप है तो भी वो बिजनेस ही है, और चाहे वो कंपनी है तो बिजनेस ही ना। तो बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। अगर आज आपके पास में 10 करोड़ रुपए हो तो आई थिंक आज ही आप पढ़ाई छोड़ दो, कि छोड़ो अपने तो मजे आ गए, 10 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नहीं, वो कह रहा है मेरे घर पे तो खूब पड़े हैं, हम पता है भैया,
अच्छा ऐसा नहीं कह रहे थे, ठीक है। तो अगर आपके पास बिजनेस करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो कंपनी कैपिटल को अरेंज करती है, और कैपिटल को अरेंज करने के लिए बहुत सारे सोर्स होते हैं। एक कंपनी में सोर्स की बात की जाए तो मेनली 4 सोर्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है डिबेंचर, और एक होता है लोन। मतलब हम कहाँ से पैसा अरेंज करें, कहाँ से पैसा अरेंज करें, तो मेन 4 सोर्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन। ये जो इक्विटी शेयर है, यहाँ से जब पैसे अरेंज किए जाते हैं तो उसकी क्या एंट्रीज होती है, प्रेफरेंस शेयर से पैसे अरेंज किए जाए तो क्या एंट्रीज होती है, डिबेंचर से पैसे अरेंज किए जाए तो उसकी क्या एंट्रीज होती है। तो अपने जो पहले 2 चैप्टर हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर, और दूसरा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर। लोन इश्यू नहीं होता, इसीलिए उसका कोई, उसकी तो नॉर्मल एंट्री होती है। तो जब शेयर इश्यू होते हैं, डिबेंचर इश्यू होते हैं, तो उसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, क्या क्या अकाउंटिंग करनी होती है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में दे रखा है। यहाँ शेयर से रिलेटेड, अगला चैप्टर डिबेंचर से रिलेटेड, करेक्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स में दोनों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये चैप्टर इक्विटी शेयर के लिए भी काम आ रहा है, ये चैप्टर प्रेफरेंस शेयर के लिए भी काम आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ पता है ना आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। हाँ इतना तो छोटा मोटा तो आपने पढ़ा ही है 11-12 में। तो 2 तरह के शेयर्स होते हैं। जब आप शेयर इशू करते हो, इक्विटी शेयर इशू करते हो या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, तो उसकी क्या एंट्रीज होती है, हमें यहाँ पर इस चैप्टर में ये पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, क्या क्या एंट्रीज होती है और कौन कौन सी अकाउंटिंग की जाती है। देखिए जब शेयर इशू होते हैं, जैसे मान लो हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, हर शेयर की क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। जैसे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये या 100 रुपये या 50 रुपये या 20 रुपये या 2 रुपये, जो भी एक हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो 2 तरीके से शेयर को इशू किया जा सकता है, या तो शेयर पार पे इशू होते हैं या फिर शेयर प्रीमियम पर इशू होते हैं। पार पे इशू होने का मतलब क्या, जैसे मान लो एक शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू का है, पार पे शेयर इशू किया मतलब 10 रुपये पर इशू किया। एक शेयर को इशू करने से हम कितने लेंगे, 10 रुपये लेंगे। और अगर प्रीमियम पर इशू किया, जैसे मान लो 2 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम, तो एक शेयर इशू करने से हम कितने लेंगे, 12 रुपये लेंगे। 10 रुपये का तो शेयर, 2 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हमारे यहाँ के हिसाब से, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। तो या तो पार पे इशू होगा या प्रीमियम पर इशू होगा। अब शेयर जब इशू किया जाता है तो कंपनी को पैसे मिलते हैं, जो शेयर खरीदता है वो पैसे देता है, और पैसे किसको मिलते हैं, कंपनी को मिलते हैं, है ना। अब जो इशू किए जाते हैं वो 2 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, या तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ लिया जाए, या फिर जो रुपए हैं वो इंस्टॉलमेंट में लिए जाए। जैसे मान लो एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10,000 शेयर्स, और कंपनी का एक शेयर मान लेते हैं 10 रुपीज़ फेस वैल्यू का है, 10 रुपीज़ पर शेयर। कंपनी ने शेयर 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया, इसका मतलब एक शेयर को इशू करने से कंपनी कितना लेगी, 12 रुपीज़, 10 + 2 12 रुपीज़। कंपनी ने सारे के सारे रुपए एक साथ मंगा लिए, मतलब जो शेयर खरीद रहा है उसको पर शेयर 12 रुपये अभी के अभी देने। तो उस समय क्या एंट्री होती है, अगर उस समय एंट्री की बात करें तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास रुपए आए, रुपए आने पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पैसे कहाँ से आए, अभी मैं सब लिखा दूंगा, अभी लिखना नहीं है, जब मैं कहूँ तब आपको नोट करना है, अभी आपको नहीं लिखना है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के बाद मैं आपको कहूँगा कि अब एंट्रीज लिखो, तब आपको लिखनी है, ठीक है। तो कंपनी ने
10,000 शेयर इशू किए, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और 2 रुपये प्रीमियम पर शेयर इशू किया, मतलब एक शेयर से कंपनी को मिलेंगे 12 रुपीज़ और कंपनी ने पूरे रुपए एक साथ मंगा लिए, एक साथ मंगा लिए कि 12 रुपये पर शेयर दे दो, जिसने जितने शेयर खरीदे हैं मल्टीप्लाई बाय 12 रुपीज़ दे दो। सारे शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वो कुछ बोला, क्या कह रहे हो, इक्विटी शेयर मैंने अभी आपको क्या बताया, आप लोगों ने अभी 12th में पढ़ा है राइट, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सीए के अकॉर्डिंगली, तो जैसा मॉड्यूल कहता है मैं वैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को स्कूल में टीचर ने क्या बताया, कैसा बताया, वो सब कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें डिस्कस करना है जैसा सीए के मॉड्यूल में दे रखा है। अब सीए का मॉड्यूल हमारे लिए सब कुछ है, आप समझो, ये जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं ना, वो एज पर मॉड्यूल ही है, तो जैसा मॉड्यूल में दे रखा है वैसा पढ़ेंगे, जैसा मॉड्यूल में, क्योंकि आप जो कॉपी चेक करोगे, कॉपी जब आप लिखोगे एग्जाम में, उसको चेक कौन करेगा, आईसीआई तो चेक करेगी ना, तो आईसीआई ने जैसा अपने मॉड्यूल में दे रखा होगा वैसे ही चेक होगा। तो आप बिल्कुल, मैं आपको मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली ही बताऊंगा सब कुछ, इसलिए मैंने आपको कहा 12th में क्या आता था, एक बार ठहर जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सारा रुपया एक साथ मंगा लिया जाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब 10,000 शेयर थे, एक शेयर 12 रुपये इशू प्राइस, 10 रुपये की फेस वैल्यू, 2 रुपये प्रीमियम, तो पर शेयर कंपनी को कितना मिला, 12 रुपीज़। तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 12 कितना मिला, 1,20,000 रुपीज़। इसमें कैपिटल का कितना है और प्रीमियम का कितना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख रुपीज़ कैपिटल का है और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 रुपीज़ प्रीमियम का है। अगर सारे रुपए एक साथ मंगा लिए जाए तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्लियर। बट बहुत बार कंपनी ऐसा करती है कि सारे रुपए एक साथ नहीं मंगाती, इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, धीरे धीरे मंगाती है कि कुछ रुपए आज मंगा लिए, कुछ रुपए 2 महीने बाद, कुछ रुपए 3 महीने बाद, कुछ रुपए नेक्स्ट ईयर, ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स काम आते हैं। क्या क्या टर्म काम आते हैं, पहला टर्म काम आता है एप्लीकेशन। सबसे पहले अगर पैसे एक साथ नहीं मंगाए जाए, धीरे धीरे करके मंगाए जाए, तो सबसे पहले कंपनी जो रुपए मंगाती है उसको कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के साथ में जो रुपए मंगाती है उसको कहते हैं एप्लीकेशन का पैसा। एप्लीकेशन के बाद में होता है अलॉटमेंट। बिल्कुल, बहुत सारे जने मतलब बताते जा रहे हैं, बिल्कुल मुझे पता है आप सब लोगों को आता है, मगर फिर भी आराम से सुनो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ना मुझे ना आपको, क्योंकि काम नहीं आनी है, ठीक है। यूँ नहीं कि आता ही है सर, ठीक है, मैं आपको फिर भी पूरा बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग आराम से शांति से सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए, ठीक है, सीट बेल्ट देंगे। एप्लीकेशन सबसे पहला किसका पैसा होता है, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के बाद में जो पैसा होता है उसको कहते हैं अलॉटमेंट। क्या कहते हैं, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, डिपेंड करता है कंपनी क्या करती है, एक कॉल है, दो कॉल है, या कॉल है ही नहीं, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हो सकती है, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हो सकता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एक कॉल हो सकती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और दो कॉल हो सकती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और 3 कॉल हो सकती है, डिपेंड करता है। कॉल के नंबर फिक्स नहीं है, कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा कॉल करती है, एक कॉल में पूरा मंगा लिए, 2 कॉल में, 3 कॉल में, है ना, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फंड जो है वो कंपनी को कितनी है। आपको तो सब कुछ दे रखा होगा
कि कॉल है या नहीं है, और अगर कॉल है तो कितनी कॉल है। अच्छा, ये तो हुआ कैपिटल का पैसा। जब कंपनी शेयर प्रीमियम पर इशू करती है तो हम जिसको शेयर इशू कर रहे हैं उससे कैपिटल के भी पैसे लेते हैं और प्रीमियम के भी पैसे लेते हैं। प्रीमियम का पैसा कैपिटल में ऐड नहीं होता, प्रीमियम का पैसा अलग से दिखाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो हम 10 रुपए तो शेयर के और 2 रुपए प्रीमियम। मान लो कंपनी ने कहा जो 10 रुपए शेयर्स के मतलब कैपिटल के, उसमें हम 2 रुपए तो एप्लीकेशन के साथ, 4 रुपए अलॉटमेंट के साथ, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ और 1 रुपए सेकंड कॉल के साथ। ये कितने हो गए टोटल, 10 रुपए। अब है बात प्रीमियम की। तो प्रीमियम का जो पैसा है 2 रुपए पर शेयर, वो कंपनी एप्लीकेशन के साथ भी मंगा सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी मंगा सकती है, फर्स्ट कॉल के साथ भी मंगा सकती है, सेकंड कॉल के साथ भी मंगा सकती है। अगर वैसे तो जनरली दिया हुआ होता है, बट अगर दिया हुआ नहीं है, और या ज़्यादातर क्या दिया हुआ होता है, अलॉटमेंट के साथ में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अलॉटमेंट के साथ ही होगा, कोई रूल नहीं है, जनरली अलॉटमेंट के साथ होता है। तो अभी मैं अलॉटमेंट के साथ में मान रहा हूँ, ठीक है। जनरली अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम का पैसा जुड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पर 2 रुपए हो गए, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 6 रुपीज, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल, 1 रुपी सेकेंड कॉल, टोटल 12 रुपीज। 12 रुपीज में 10 रुपीज कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। वो जर्नल एंट्रीज क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पूरा पैसा एक साथ मंगा दिया तो फिर तो एक सिंगल एंट्री करनी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट अगर ऐसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया जा रहा है, तो फिर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या और भी कॉल हो सकती है ना। हमें उन सारी एंट्रीज को डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, अब लिखना स्टार्ट करो। लिखे आप लोग, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, मैं आपको एंट्रीज लिखा रहा हूं, आप लोग ये एंट्रीज 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अच्छा, जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट बनाते हैं उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, डेट का कॉलम। अगर क्वेश्चन में डेट दे रखी हो तब तो डेट का कॉलम, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है तो सीरियल नंबर कर देना, अगर डेट नहीं दे रखी है तो सीरियल नंबर, ठीक है। डेट, हाँ ये लिखना है, अब मैं जो बता रहा हूँ ये लिखना है आपको। जब शेयर इश्यू करते हैं तो क्या क्या एंट्रीज होती है, पर्टिकुलर्स। अच्छा, वो भी तब जब इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ही तभी बनता है, एक साथ सारे पैसे मंगा दे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। सबसे फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी। नोट्स में सब कुछ दे रखा है बट आपको फिर भी नोट करना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो बहुत कुछ तो याद हो जाएगा, आपको लिखना है, इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ। अदरवाइज तो नोट्स में मैं भी बता सकता था, देखो पेज नंबर 1 पे सारे एंट्रीज दे रखी है, आपको लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर ये इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर ये प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। वैसे तो नरेशन में पूरा लिखते हैं कितने शेयर और क्या पर शेयर मिला, मगर यहाँ तो अब डिटेल है नहीं, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर पूरा नरेशन जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन की डिटेल के हिसाब से बताऊंगा कि आपको साथ साथ में ये भी लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, फिर इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, मतलब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज। बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, अभी आप लिख लीजिए, फिर मैं सब बताऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आता है, मुझे बिल्कुल पता है कि आप लोगों को आता है, ठीक है, मगर फिर भी आप लिख लीजिए एक बार, ठीक है। एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर एक्सेस मनी है तो वो अलॉटमेंट में काम आती है। अच्छा, इक्विटी जरूरी नहीं है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी होना जरूरी नहीं है, तो यहां पे लिख देता हूं शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। अगर एप्लीकेशन पर ज़्यादा पैसा मिल गया है तो हम उसको यूज़ करते हैं अलॉटमेंट पे, यूज़ करते हैं कॉल में, अगर उसके बाद भी ज़्यादा हो गया तो हम उसको रिफंड कर देते हैं। रिफंड करने के लिए टू बैंक। नेक्स्ट, तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये जो पूरा कोर्स है, बिल्कुल ये जो पूरा कोर्स है अकाउंट्स का, वो अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 100 to 120 आवर्स, 120 आवर्स गिन लो, 120 125 आवर्स मैक्सिमम साइड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ ठीक है, नहीं टेस्ट में का टाइम उसमें इंक्लूड नहीं, अगर आपको टेस्ट लेते हैं तो मैं आपको केवल लेक्चर्स के टाइम कह रहा हूँ, मतलब
कोर्स जो है वो 120 to 125 आवर्स तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसके बाद में हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। वैसे ज़्यादातर तो जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक एग्जाम में वो भी इक्विटी शेयर के ही ज़्यादा है। प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, इक्विटी शेयर के आता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। वो जो सेकंड एंट्री है उसका नरेशन आप लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री आप लिखिए, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। करेक्ट, सही कह रहे हो आप, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बिल्कुल मानता हूं कि ये चैप्टर आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का गेम है, दाएं का भी गेम है। बाएं हाथ का गेम किसका होता है? जो खुद दाएं हाथ का है। भाई जो राइट कहता ना किसी को ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का गेम है, तो जो राइट ही है उसके लिए बाएं हाथ का गेम है, मगर जो खुद ही ऑलरेडी राइट लेफ्ट ही है वो, उसके लिए तो दाएं हाथ का गेम हुआ। इस बात पे एक मुझे जोक याद आ गया, सुनाना पड़ेगा, सुनोगे? सब के सब हाँ भर रहे हैं। चलो फिर एक जोक हो ही जाए। एक बार चतुर सिंह मेरे जो पड़ोस में रहता था, वो लड़का यूएस जा रहा था। अब आप कहोगे यूएस कैसे जा रहा था, आपको क्या मतलब, जोक है मतलब, एक्चुअल स्टोरी थोड़ी ना है। तो चतुर सिंह एक बार यूएस जा रहा था, तो यूएस जा रहा था तो उसकी बगल वाली सीट पे, अब यूएस का जो रूट है वो भी बहुत लंबा है ना, तो उसकी बगल वाली सीट पे गैरी कास्परोव बैठा था। गैरी कास्परोव जो चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन, वो जस्ट उसकी बगल वाली सीट पे था। तो चतुर सिंह खुश हो गया कि यार मेरी बगल वाली सीट पे गैरी कास्परोव, बताओ, मजा आ गया, खुश था। थोड़ी देर बात की उसकी, थोड़ा बहुत शतरंज के बारे में पूछा, चेस के बारे में पूछा। अब थोड़ी देर बाद में, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, तो थोड़ी देर बाद में गैरी कास्परोव ने चतुर सिंह को कहा कि 2-3 चांस खेल लेते हैं चेस की, है ना, शतरंज की 2-3 चांस खेल लेते हैं। तो चतुर सिंह कहता है सर क्यों मजाक करते हो, कहाँ आप और कहाँ मैं, आप तो मुझे अभी 3-4 चांस में ही हरा देंगे, है ना, मतलब कोई सेंस ही नहीं आपके साथ कहाँ खेलना मेरा मतलब। तो उसने कहा टाइम बहुत ज़्यादा है तो खेल लेते हैं 3-4 चांस। उसने मना किया, नहीं नहीं सर, कहाँ आप कहाँ मैं, कोई मतलब नहीं। तो गैरी कास्परोव ने कहा एक काम करते हैं, क्या मैं लेफ्ट हैंड से खेल लूं? चतुर सिंह ने कहा कि हाँ, अगर आप लेफ्ट हैंड से खेलते हो तो फिर बात बराबरी की हो गई। अगर आप लेफ्ट हैंड से खेलते हो तो बात बराबरी की हो गई, ये ठीक है। तो ठीक है, खेलना स्टार्ट हो गए। अब लेफ्ट हैंड से खेलो या राइट हैंड से खेलो, चेस में क्या फर्क पड़ता है?
4 चांस में हमारे चतुर सिंह की पूरी चतुराई निकल गई, हरा दिया। वो गैरी कास्परोव है, कोई मतलब ही नहीं। चतुर सिंह ने कहा यार क्या बात है, 4 चांस में लेफ्ट हैंड से खेल के हरा दिया, क्या बात करते हो आप, क्या यार, गजब। चतुर सिंह तो एकदम दीवाना हो गया गैरी कास्परोव का, कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में आपकी जो इज्जत पहले थी वो उसे 5 गुना बढ़ गई है। मतलब कैसे पॉसिबल है यार, लेफ्ट से खेल के भी 5 चांस में हरा दिया। ठीक है साहब, यूएस पहुंचे। यूएस पहुंचे तो यूएस में उनका एक फ्रेंड है, वो भी चतुर सिंह जैसे ही चतुर है। ठीक है, तो चतुर सिंह पहुंचे, अपने दोस्त दोस्त लेने के लिए आया एयरपोर्ट पे, उसका नाम है मधुर सिंह। चतुर सिंह का दोस्त कौन है? मधुर सिंह। मधुर सिंह लेने आया तो चतुर सिंह गया उसके साथ, और फिर बाद में उसने उसको चतुर सिंह ने मधुर सिंह को बताया कि यार मुझे फ्लाइट में मेरे पास में गैरी कास्परोव बैठा था, क्या बंदा है यार। मधुर सिंह ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, कि यार उसने मुझे 4 चांस में हरा दिया, वो भी लेफ्ट हैंड से खेल के, बताओ क्या बंदा है। मधुर सिंह ने उसको एक खींच के तमाचा मारा। चतुर सिंह कहता क्या हुआ, कि तेरे अंदर दिमाग है ही नहीं मुझे लगता है। तो चतुर सिंह ने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ, कि तेरा दिमाग खराब है, तुझे उसको राइट से खिलाना था, राइट हैंड से खिलाना था। चतुर सिंह ने कहा क्यों, कि पागल आदमी वो लेफ्टी है, राइट से खिलाता तो नहीं जीतता। है ना, तो आपने वो वाली बात कर दी कि भाई आपने कहा कि कहावत तो ये है ना कि ये तेरे बाएं हाथ का खेल है, और मान लो लेफ्टी हो तो, लेफ्टी हो तो बाएं हाथ का ही है, उसके लिए तो बाएं हाथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके फिर दाएं हाथ का खेल है। इसलिए मैं दोनों बात कहता हूँ कि आपके दाएं बाएं हाथ का गेम है, पता नहीं कौन से स्टूडेंट दाएं हाथ के और कौन से स्टूडेंट बाएं हाथ के, तो मैं दोनों बात कह देता हूँ, करेक्ट है। चलो अपन वापस अपनी औकात पे आ जाते हैं। अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी ड्यू। देखो एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, मगर अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट जब रिसीव होता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। मैं यहाँ पर ये जो कलर चेंज कर करके लिख रहा हूँ ना, मेरे लिए यहाँ पर दाएं हाथ का गेम है, मैं लेफ्टी हूँ, तो मेरे लिए दाएं हाथ का गेम है, यहाँ से आराम से कलर चेंज होते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि कलर चेंज कर करके लिखो, सिंगल कलर की भी आप रजिस्टर बना सकते हो। मेरे यहाँ तो फैसिलिटी इसलिए चेंज कर रहा हूँ। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आप कॉल को ड्यू करोगे, क्या करोगे, कॉल को ड्यू करोगे। अब कॉल एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, मैं एक की एंट्री बता देता हूँ, क्योंकि एक की जो एंट्री होगी वही दूसरे कॉल की भी एंट्री होगी, तीसरे कॉल की एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल को करेंगे ड्यू। कॉल भी पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है, कॉल ड्यू। कॉल ड्यू होने की एंट्री, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कॉल मनी ड्यू। अच्छा, कम टाइम भी लग सकता है क्या, अगर आप सारे
चतुर सिंह जैसे चतुर हो, मतलब होशियार हो, तो कम टाइम भी, मतलब अगर आप सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, फटाफट से कवर कर लेते हो और प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करके लेके आ रहे हो रोज का रोज, और बराबर टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि 100 आवर्स से कम में भी हो जाए। मतलब बहुत सारा खेल आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, पर जनरली 100 आवर्स तो लग ही जाते हैं, मतलब 100 आवर्स तो लग ही जाते हैं। कॉल ड्यू, मैं तो आपको 125 बता रहा हूँ। हाँ, 125 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल का पैसा मिल गया। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल आराम से पढ़ाने वाला हूँ, कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। अब कॉल का पैसा मिलेगा, तो जब कॉल का पैसा मिलता है, कॉल मनी रिसीव्ड, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ये अच्छा, ऊपर वाला कॉल मनी ड्यू, ऊपर का जो नरेशन है वो कॉल मनी ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अगर कॉल एडवांस में मिल गई थी तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अगर कॉल्स एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। देखो नरेशन थोड़ा और बड़ा होगा, मगर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम नरेशन को कर देंगे, है ना। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, अच्छा अगर किसी कॉल ने पैसा नहीं दिया और उसने थोड़े टाइम बाद में दिया, तो उसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एरिया रिसीव्ड, अगर होता है बाद में, कॉल्स इन एरिया रिसीव्ड, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, बीइंग कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड। ये आपकी बेसिक एंट्रियां तो कंप्लीट हो गई, इसमें अभी तक और भी पॉइंट आएंगे बाद में धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट लिखना है आप लोगों को, चलिए लिख लीजिए आप एक बार, कहाँ से, कॉल का पैसा लिख लीजिए आप लोग, ये लीजिए एक बार आप लिख लीजिए, कॉल, कॉल मनी रिसीव्ड से, ठीक है, लिख लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
बस आज ज़्यादा नहीं पढ़ाने। अच्छा, बस बस थोड़ी सी आज कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस थोड़ा बेसिक ही बताएंगे। मेन कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा बेसिक ही बता रहे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अगर ज़्यादातर तो इक्विटी शेयर ही होते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उस एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज करते हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये सब कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है। अब आप कहोगे ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, तो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अभी तो एक बार एंट्री लिखा ही है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं और ये एंट्री में अमाउंट कहाँ कहाँ से आएंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस बाद में करेंगे। फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम जनरली अलॉटमेंट के साथ ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखा है। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कॉल ड्यू होती है तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर कॉल को रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कुछ कॉल ऐसा नहीं मिला है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, अगर कुछ कॉल एडवांस में मिल गई थी तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। और उसके बाद में अगर कॉल्स इन एरियर का पैसा लेट मिलता है, जब कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलेगा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज है। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे सबसे पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद में हम समझेंगे कि एंट्री में अमाउंट कहाँ कहाँ से आएगा और कितना आएगा, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन हम ट्राई भी करेंगे, ठीक है। तो मेन हम आज तो थोड़ा सा बताया मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। बहुत प्रैक्टिस के लिए मैं आपको खूब क्वेश्चन दूंगा, तो प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। ऐसा नहीं है कि हमको आता है, हमको आता नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो उसी हिसाब से अपन को ये सब्जेक्ट पूरा तैयार करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।